हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है केडी से लेकर क्लास 12 तक का 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड सब के सब कोर्सेज 100% फ्री हैं। कभी भी आपको एक या दो वीडियोस देखने के बाद कोई फी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जानते थे कि हम क्या कर रहे थे, तो हमने आपके जो एनसीईआरटी है उस बुक से प्रोबेबिलिटी को खत्म कर दिया था। एनसीईआरटी और आरडी शर्मा के एक बहुत ही शानदार से कॉम्बो का हम सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो अब आओ और अपनी नॉलेज को टेस्ट करो। आरडी शर्मा के हम सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हमने सारे बना लिए एनसीईआरटी से। ठीक है, तो अब वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको पहले देख लीजिए, उसके बाद यहां पर आइए और स्टार्ट कीजिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करना फ्रॉम द बुक आरडी शर्मा। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन पर जंप करते हैं। ये पूरे जो वीडियो हैं ये क्वेश्चन बेस्ड ही रहेंगे और यहां पर मैं चाहूंगा कि अब इतने सारे क्वेश्चन जब हमने साथ में कर लिए हैं तो ये हर एक क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आराम से देखें, बहुत ही आराम से समझें और खुद एक बार ट्राई करें। ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, एकदम बेसिक के क्वेश्चन से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तक भी जाएंगे हम। ये आपका एक एड ऑन तैयारी है आपके सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मतलब यहां पर जो भी क्वेश्चंस करेंगे हम वो काफी अच्छे लेवल के भी होंगे। शुरुआत हम बेसिक से करेंगे, उसके बाद ये जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपको क्लास 12 में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ना है और वो बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्चुअल वहां पर टॉपिक होता है। क्लास 10 तक तो ये हमें मतलब बहुत ही इजी लगता था। हमें लगता था कि यार ये आ गया मतलब 100% मार्क्स इसमें कंफर्म है। अभी भी 100% मार्क्स इसमें कंफर्म होंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से कॉन्सेप्ट अपने बिल्ड करने पड़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को कर रहे हैं अपन। इसलिए यहां पर इस वीडियो को देखना और समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अब 12वीं में आओगे आप और 12th में प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छे लेवल का मिलेगा और फिर जेईई मेंस एंड एडवांस में से क्वेश्चंस आएंगे। तो जब तक बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तब तक इसके क्वेश्चंस बनना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, फिर से एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप सेट्स, रिलेशंस, ये सारी चीज अच्छे से समझ लो, पढ़ लो एक बार। इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से वापस से याद कर लो, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को अच्छे से याद कर लो। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आओ क्योंकि सारे ही कॉन्सेप्ट्स लग जाते हैं, कई बार तो सीरीज के कॉन्सेप्ट्स भी लग जाते हैं। तो सारी चीजें सॉल्व करके रखी हुई हैं आपके लिए मैंने। वो सॉल्व जो भी चीज करी है मैंने, आप देखो ताकि चीजें समझो, उसके बाद यहां पर आओ। पहला क्वेश्चन पढ़ तो लिया होगा अभी तक आपने, पहला क्वेश्चन पढ़ तो लिया होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा था, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स 2 चिल्ड्रन आर सेलेक्टेड, फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड टू दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो एनसीईआरटी भी जब हमने फॉलो किया था तो पहले हम देखते थे भाई आउटकम्स निकालना, फिर सैंपल स्पेस बनाना। ठीक है, पहले वाली एक्सरसाइज में तो यही सब देखा था बस हमने। उसके बाद इवेंट्स क्या होते हैं वो देखा था, कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स होंगे, इवेंट्स क्या होंगे, उसका इवेंट का एल्जेब्रा क्या होगा, वो सब देखा था। फिर हमने देखा था भाई कि इवेंट्स को ऐड या मल्टीप्लाई वगैरह मतलब कैसे करते हैं, एंड का कंडीशन क्या होती है, और की कंडीशन क्या होती है, सेट्स कैसे यूज होते हैं वहां पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स जो होता है, एक्सियोमेट्रिक अप्रोच देखी थी हमने, एंड देन फिर प्रोबेबिलिटी के मेन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो यहां पर भी वैसे ही चलेंगे। पहले जो अपने क्वेश्चंस रहेंगे वो सैंपल स्पेस को बनाने के रहेंगे और सैंपल स्पेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भले ही आपको बेसिक लगे लेकिन इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो अपन को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान देकर चलना है, सारी चीजों को अच्छे से करना है। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन है, ट्राई करोगे एक बार। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स 2 चिल्ड्रन आर सेलेक्टेड, फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड टू दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस क्या होता है, तो भाई यहां पर आप जानते हो सैंपल स्पेस यानी कि एक ऐसा सेट जो सारे आउटकम्स को कंटेन करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप बता सकते हो इसमें कितने नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हो सकते हैं? आप क्या बताओगे? आप सीधे क्या बनाने लग जाओगे ये कि भाई 2 बॉयज हैं तो एक हो गया B1, एक हो गया B2, 2 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं तो G1, G2, G3। अब आप क्या करोगे, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाने लग जाओगे। B1 B2 हो सकता है, B1 G1 हो सकता है, B1 G2 हो सकता है। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछा था, इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। तो क्या बिना इनको बताए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाए तो क्या बिना ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए आप इसका आंसर दे सकते हो? तो अब यहां पर जब मैंने आपको पूछा कि बिना कॉम्बिनेशन बनाए, तभी मैंने आपको आंसर कर दिया कि ये कॉम्बिनेशन को बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आउटकम्स कितने होंगे तो डायरेक्टली कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं? यहां पर आपको क्या करना है, आपके पास 2 लोग हैं, 2 लोगों को सेलेक्ट करना है ना। 2 चिल्ड्रन आर सेलेक्टेड आउट ऑफ कितने
टोटल बच्चे हैं जिनमें से आपको 2 चिल्ड्रन सेलेक्ट करने हैं, तो आपको साफ दिख रहा है कि आपको टोटल 5 चिल्ड्रन हैं। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 5 हैं। और सेलेक्ट कितना करना है? 2 हैव टू बी सेलेक्टेड। ठीक है, अब 5 में से 2 को सेलेक्ट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं? तो आप यहां पर बोलोगे टोटल नंबर ऑफ वेज of selecting total number of ways of selecting 2 children out of 5। 5 में से 2 चिल्ड्रन को सेलेक्ट करने के वेज 5C2 वेज होते हैं। सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन लगाना है बस आपको, तो 5C2 वेज मतलब कि 5 फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला अगर याद ना हो तो मैं लिख देता हूं, एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो यहां पर n कितना है? n है 5, r कितना है? 2, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 इज 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 3 से 3 कैंसिल, 2 1 2 2 टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 10 वेज। अब मैं इसको इतना सब कुछ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना 5C2 10 होता है, तुरंत निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर उसमें क्या दिक्कत थी कि B1 G1 B1 G2 ये सब बना लेते हैं हम, तो क्या दिक्कत हो जाती? तो एक बात सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि उसको बनाने में आपको टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, और दूसरी बात ये बताऊं, उसको बनाने के बाद भी आप 2-3 बार उसको रीचेक करोगे सिर्फ ये देखने के लिए कि सही निकाला है कि नहीं। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आपको पहले से ये बात पता हो कि टोटल 10 वे ही होने वाले हैं, 10 वेज ही होने वाले हैं, तो जब आप B1 G1 B1 G2 ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओगे और टोटल जब 10 वेज आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सही सारे कॉम्बिनेशन आप बना दिए हैं। 10 से कम होगा तो आप देखोगे कि क्या चीज मिसिंग है, और 10 से ज्यादा होगा तो आप देखोगे कि किस चीज को मैंने 2 बार लिख दिया है, क्योंकि ये गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले ये देखना कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ रहे होंगे, ये बहुत जरूरी है। और B1 G1 करके भी अगर आप निकाल लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बात मैं अगर आपसे पूछूंगा कि भाई आपके पास ऐसा कुछ आता है 4/16 मान लो क्वेश्चन, तो आप डायरेक्टली अब इसको 1/4 लिखते हो या पहले 2 से डिवाइड करते हो, फिर एक और बार 2 से डिवाइड करते हो और उसके बाद 1/4 लिखते हो। तो आपने क्या बोला यहां पर? तो आपने क्या बोला यहां पर भाई कि 1/4 आप कैसे डायरेक्टली लिख पाओगे? क्यों मैं डायरेक्टली लिखने को बोल रहा हूं 1/4? यहां पर बात ऐसी आ रही है कि आपने बचपन में सीखा था कि इसको 2 से डिवाइड करते हुए चलेंगे हम, उसके बाद 1/4 तक पहुंचेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए, ग्रो करते गए, आपको कैलकुलेशन आपके स्ट्रांग होते गए, तब आपने क्या सीखा कि इसको डायरेक्टली भी किया जा सकता है। तो मतलब एक छोटे से एग्जांपल से सिर्फ इतना देना चाह रहा हूं मैं कि इवॉल्व होते हैं ना, हम ये चीज समझते हैं कि भाई इसको करने के और बेटर वेज कितने हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। इसलिए यहां पर पहले हमने क्या देखा, कॉम्बिनेशन से हमने सारे नंबर ऑफ वेज निकाल लिए कि 10 वेज होंगे। अगर MCQ आ रहा है तो डायरेक्टली 10 वेज ऐसे आ गए अपने पास, कॉम्बिनेशन अलग अलग बनाकर देखने की जरूरत नहीं है। और अगर MCQ नहीं है तो भी इसको कर लिया, ताकि हम आगे जब कॉम्बिनेशन बनाए तो हमें डाउट ना रहे कुछ। ठीक है, तो अब यहां पर हम बनाते हैं अलग अलग के कॉम्बिनेशन, क्या हो जाएंगे? तो B1 G1 B1 G2 B1 B2 B2 G1 B2 G2, उसके बाद और कौन कौन से हो गए आपके पास? G1 G2 G1 B1 G1 B2। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और बच रहे हैं ना आपके पास। तो B1 G1 हो गया, B1 G2 हो गया, B1 B2 हो गया। ठीक है, B1 और B2 G1 हो गया, B2 G2 हो गया, G1 G2 हो गया, G1 B1 हो गया, G1 B2 हो गया। अभी आपके बचे हुए हैं G2 B1 और G2 B2। अब यहां पर याद रखना, G1 G2 और G2 G1 दो अलग सैंपल स्पेस नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ रहा है।
कोई भी दो बच्चों को सेलेक्ट करना है आपको, बस सिलेक्शन से फर्क पड़ रहा है। G1 और G2 सेलेक्ट हो गया मतलब एक सिलेक्शन हो गया, पहले G2 हुआ हो बाद में G1 हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको दो एक साथ सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आपके बन गए, और इनका जब आप सेट बना दोगे, इनका जब आप सेट बना दोगे तो ये जो सैंपल स्पेस होगी यही आपकी, मतलब ये जो सेट होगा यही आपका क्या होगा, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, सारे पॉसिबल आउटकम्स का सेट। तो क्लियर है ये बात। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, यहां पर ये बनाना था ना, फाइंड द सैंपल स्पेस, तो यही बताना था, ये आपने बना लिया। आपने पहले देखा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। ठीक है, सारे 10 आउटकम्स जो है आपके आपने लिस्ट कर दिए, आंसर आ गया आपका। तो अब से कैसे क्या करना है आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि हर जगह कॉम्बिनेशन लग जाए, तो आपको पता कैसे चलता है कि कहां पे कॉम्बिनेशन का यूज करना है कहां पर नहीं, प्रैक्टिस से। जहां पर जरूरत नहीं होगी कॉम्बिनेशन की वहां पर नहीं लगाएंगे कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन। अब यहां पर कॉम्बिनेशन आप नहीं लगा पाओगे, आपको यहां पर सारे के सारे जो अपने आउटकम्स है उनको बनाना ही पड़ेगा। तो आप बोलते हो भाई कि एक डाइस को रोल किया पहले, उसके बाद एक कॉइन को टॉस किया है, इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। ठीक है, तो अगर इवन नंबर आ रहा है तो एक बार कॉइन टॉस कर रहे हो। ठीक है, अब इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड देन द कॉइन इज टॉस ट्वाइस। अब अगर डाइस में जो नंबर है वो ऑड है तो उसको दो बार टॉस किया गया है कॉइन को। ठीक है, राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं भाई डाइस में टोटल नंबर कितने आ सकते हैं, तो डाइस में आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं बोलता हूं फॉर इवन नंबर्स, तो इवन नंबर कौन कौन से, 2 4 6। अब 2 4 6 क्या है, आपके इवन नंबर है, और जब इवन नंबर आते हैं तो कॉइन को सिर्फ एक ही बार टॉस किया जाता है, देन द कॉइन इज टॉस्ड वंस। कॉइन को कितनी बार टॉस किया जाता है, एक बार, जब इवन नंबर आता है। तो आप बोलोगे अब जब इवन नंबर आया है कॉइन को टॉस करोगे तो यहां पर कितने इवेंट क्या आ जाएगा आपका, तो इवेंट ई बोलता हूं मैं, तो यह आ जाएगा भाई इवन नंबर 2 के साथ टेल आया, या फिर 2 के साथ हेड आया, देन 2 के साथ, सॉरी 3 के 4 के साथ टेल आया, या फिर 4 के साथ हेड आ जाएगा, या फिर यहां पर इसको आप 2t 2h डायरेक्ट लिख लो। मतलब कॉमा लगा सकते हो बीच में से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद 6 के साथ टेल आएगा या फिर 6 के साथ हेड आ जाएगा। तो ये वो सारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए जब इवन नंबर आता है डाइस में, एंड देन आप रोल करते हो, देन आप थ्रो करते हुए कॉइन को टॉस करते हो। ठीक है, इसके बाद फॉर ऑड नंबर्स मैं बोलता हूं, तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 5। अब आपने बोला है कि अगर 1 3 5 मतलब ऑड नंबर आता है डाइस में, तो दो बार कॉइन को टॉस करोगे। ठीक है, दो बार कॉइन को टॉस करोगे, तो दो बार टॉस करोगे तो सारे आउटकम्स कितने हो जाएंगे भाई, व्हेन कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस देन टोटल आउटकम्स, तो वो क्या हो जाएंगे भाई, दो बार टॉस करोगे तो HH आ सकता है, HT आ सकता है, TH आ सकता है, TT आ सकता है। ठीक है, तो अब ये जो HH HT TH TT है ये सबके साथ एक एक अपना आउटकम बना लेंगे, एक बार 1 के साथ चारों, एक बार 3 के साथ चारों, और एक बार 5 के साथ चारों। मतलब आपके पास टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, तो इसको E बोला था मैं, इसको मैं बोल देता हूं P। ठीक है, या ऑड है तो O बोल देता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 HH 1 HT 1 TH 1 TT। सिमिलरली 3 HH डैश 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 3 HT 3 TH 3 TT, और कहां तक लास्ट में 5 HH 5 HT 5 TH 5 TT तक। अब E और O दोनों का यूनियन करके जब लिख दोगे, मतलब कि दोनों, भाई दोनों में से कुछ भी एक साथ हो सकता है ना, आपका ये एक ही इवेंट है,
जो ये बता रहे हैं मतलब एक ही सैंपल स्पेस है, एक ही सैंपल स्पेस के अलग अलग दो इवेंट्स हैं यहां पर। तो यहां पर आप बता रहे हो कि भाई अगर इवन नंबर आ रहा है तो एक बार कॉइन टॉस हो रहा है तो उसके सारे आउटकम्स क्या होंगे, और जब ऑड नंबर आ रहा है दो बार कॉइन टॉस हो रहा है तो उसके सारे आउटकम्स क्या होंगे। तो यहां पर इन दोनों ही आउटकम्स को मतलब इन सबके यूनियन को सैंपल स्पेस बोल रहे हो आप। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, तो सैंपल स्पेस एस हो जाएगा आपका 2h 2t 4h 4t और डैश डैश डैश, ये सब कुछ इंक्लूड करते हुए लास्ट में कहां तक 5tt तक। इन सारे एलिमेंट्स को आप लिस्ट कर दो, यह आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब ये मैं डैश 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 लिख दे रहा हूं, बट यहां पर आपके लिखने लायक एलिमेंट्स हैं वो आप लिख सकते हो आराम से। तो आप लोग लिखकर बताना सारे, क्लियर है। तो क्या किया अपन ने यहां पर आपसे बोला गया था कि भाई एक डाइस को रोल करते हैं, इवन नंबर आ रहा तो एक बार कॉइन टॉस करते हैं। तो एक बार कॉइन टॉस करेंगे तो या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, दो ही आउटकम्स होंगे, ठीक है। तो आपके 2 के साथ टेल आ गया, 2 के साथ हेड आ गया, 4 के साथ टेल, 4 के साथ हेड, 6 के साथ भी टेल और हेड। ये इवन नंबर के सारे आउटकम्स बन गए। इसके बाद आपने बोला कि अगर ऑड नंबर आएगा तो दो बार कॉइन टॉस करोगे। तो दो बार कॉइन टॉस करने पर आपके कॉइन्स के कितने आउटकम्स बन जाएंगे, तो वो बन जाएंगे HH HT TH TT। हर ऑड नंबर के साथ इनमें से कोई भी एक आउटकम आना पॉसिबल है। मतलब हो सकता है 1 के साथ HH आ जाए, 1 के साथ HT भी आ सकता है, 1 के साथ TH भी आ सकता है, 1 के साथ TT भी आ सकता है। हर एक आउटकम के साथ इनमें से कोई सा भी एक आउटकम आना पॉसिबल है हर एक ऑड नंबर के साथ। तो आपने इन सबके कॉम्बिनेशन को लिख दिया यहां पर। ये आपके ऑड वाले के सारे इवेंट्स मतलब सारे आउटकम्स हो गए। ये ऑड इवेंट हो गया, ये ई इवेंट हो गया। अब इन दोनों को मिलाकर आपका सैंपल स्पेस बनेगा। तो इन दोनों को मिलाकर लिख दो तो सैंपल स्पेस ऐसा कुछ हो जाएगा आपका। क्लियर है बात। तो क्लियर करते हैं हम इसको। अब ये इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा अपन को सोच समझ कर चलना है, अपने बेसिक्स को स्ट्रांग बनाना है, इसलिए इस क्वेश्चंस में हम टाइम दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाइस थ्रोन, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इतना इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है। अब आप इसको पढ़ते साथ ही समझ गए होंगे कि सर इतना इजी क्वेश्चन तो अब नहीं करवाएंगे, इतने सारे क्वेश्चन करवाने के बाद ये वाला क्वेश्चन जो होगा जरूर हमारे लिए होगा। तो ये हाँ बिल्कुल आपके लिए, आपका असाइनमेंट है। आप जैसे मुझे या तो टेलीग्राम ग्रुप पर दे सकते हो इसको, या फिर आप चाहो तो यहां पर यूट्यूब के में भी कमेंट सेक्शन पे आप इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। असाइनमेंट है आपका, जरूर आप लोग इसको सॉल्व करें और इसका आंसर मुझे दें, ठीक। क्लियर करते हैं। कॉइन को टॉस किया गया इसमें यार, बस है ना, उसके बाद एक डाई को रोल किया गया। तो कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन अपन एनसीईआरटी में। इसको आप एक बार करके मुझे जल्दी से बताएं। इसके बाद क्या बोल रहा है, अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, दो बार टॉस किया गया है। इफ द सेकंड थ्रो रिजल्ट्स इन अ टेल, अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। बनने वाला क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए आसानी से। एक कॉइन को दो बार टॉस किया गया है और बोल रहा है कि अगर सेकंड थ्रो में टेल आता है, सेकंड थ्रो में टेल आता है ना, याद रखना, अगर सेकंड थ्रो में टेल आता है तब जाकर एक डाइस को आप रोल करते हो। एक डाइस को रोल करोगे तो अब उसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी हो सकता है। तो अब आप बोलते हो कि इनका सैंपल स्पेस बनाओ। एक साथ ये सारे काम हो रहे हैं। दो बार एक कॉइन को टॉस किया गया, पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में भी हेड आ गया, आगे कुछ नहीं करना। पहली बार में टेल आया, दूसरी बार में हेड आ गया, आगे कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर सेकंड थ्रो में हेड आ रहा है तो कुछ नहीं करना। सेकंड थ्रो में अगर टेल आ जाता है, पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में टेल आ गया, तो फिर एक डाइस रोल करोगे। डाइस रोल करोगे तो उसके 6 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ऐसे आपको सारे आउटकम्स यहां पर देखने हैं, ठीक है। तो आप यहां पर बोलते हो टोटल आउटकम्स when a coin is tossed twice। तो कॉइन को अगर दो बार आपने टॉस किया तो उसके टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, तो उसके आउटकम्स हो जाएंगे HH HT TH TT। और यहां पर एक डाइस के आउटकम्स कितने हो जाएंगे, तो भाई आपको पता है कि वो तो 1 से लेके 6 तक की गिनती होते हैं। अब हमें देखना है
कि टेल सेकंड थ्रो में टेल कब कब आ रहा है, तो सेकंड वाले में एचटी में सेकंड थ्रो में टेल आ रहा है और टीटी में सेकंड थ्रो में टेल आ रहा है। तो इसके सारे पॉसिबल आउटकम्स आप लिख लोगे। अब तो सैंपल स्पेस आएगा क्या, सबसे पहले तो भाई जिसके सेकंड थ्रो में हेड आ रहा है उसको लिखकर किनारे करते हैं, जिसके सेकंड थ्रो में हेड आ रहा है उसको लिखकर किनारे करते हैं, तो ये हो जाएगा एच एच टी एच। देन अब ये वाले हो गए, जिसके सेकंड थ्रो में हेड हो रहा है उनके अपने काम खत्म हो चुके हैं। अब आपको क्या देखना है, जिसके सेकंड थ्रो में टेल आ रहा है उसके साथ क्या क्या आ सकता है। जिसके सेकंड थ्रो में टेल आ रहा है एक एच टी है, तो एच टी टेल आया, वैसे आपने क्या किया, एक डाइस को थ्रो कर दिया, डाइस में कितना आ गया 1, उसके बाद एच टी 2, एच टी 3 भी हो सकता है, एच टी 4, एच टी 5 और एच टी 6। सिमिलरली जब पहले में टेल आया और दूसरे में भी टेल आ गया तो आप बोलोगे TT1, क्योंकि टेल आया दूसरे में फिर से डाइस थ्रो करोगे। सिमिलरली TT2 अप टू TT6। तो यह आ जाएगा आपका सैंपल स्पेस इस क्वेश्चन का, कि जब आप दो कॉइन टॉस कर रहे हो, अगर दूसरे थ्रो में टेल आ रहा है तो आप एक डाइस रोल कर रहे हो, इसके सैंपल स्पेस बताओ। दूसरे में हेड आ रहा है तो आपको डाइस रोल नहीं करना है। तो यह हो गया आपका सैंपल स्पेस। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शोज टेल वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। एक कॉइन को आप टॉस करते हो, अगर टेल आता है तो आप एक बॉक्स में से एक बॉल निकालते हो जिसमें 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। इफ इट शोज हेड वी थ्रो अ डाई। लो भैया, मेरे को लगा था कि हेड अगर दिखेगा तो आपको आगे कुछ नहीं करना है, बट यहां पर क्या बोल रहे हैं, अगर हेड दिखता है आगे तो आपको डाइस भी थ्रो करना है। मतलब सब में कुछ ना कुछ काम करवा रहे हैं ये, ठीक है। फाइंड द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो भैया एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है। कॉइन टॉस के सबसे पहले तो भाई हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है। हेड आता है तो एक बॉल निकाली जाती है जो कि 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स कंटेन कर रहा है, उसमें से सिर्फ एक ही बॉल निकाल रहे हैं ना। तो भाई आप बोल सकते हो, सैंपल स्पेस डायरेक्टली लिख दूं इसका मैं, इतनी समझ तो आ गई अपन को कि सैंपल स्पेस डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहां पर बोलता हूं कि भाई जब कॉइन टॉस किया और टेल आ गया, टेल आ गया तो अपन बॉक्स में गए, एक बॉल निकालते हैं। वो बॉल 2 रेड और 3 ब्लैक में से कोई सी भी एक हो सकती है। तो पहले केस में मैंने बोला ब्लैक बॉल आ गई, दूसरे केस में मैंने बोला रेड बॉल आ गई। और कोई पॉसिबल आउटकम हो सकता है क्या इसका, ब्लैक और रेड में से और कोई पॉसिबल आउटकम हो सकता है कि, तो आप बोलोगे नहीं हो सकता भाई, 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स थी। इसके बाद आप क्या करते हो, कॉइन को टॉस करते हो, आपका हेड आता है, आप डाइस को रोल करते हो, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6। तो ये हो गया आपका सारा सैंपल स्पेस। टेल आया तो बॉल निकाली, बॉल रेड या ब्लैक में से कुछ एक हो सकती है। हेड आया तो डाइस थ्रो किया, डाइस में 1 से लेकर 6 तक कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो ये सैंपल स्पेसेस आपकी बन गई, मतलब सैंपल स्पेस बन गई, यानी कि सारे आउटकम्स आपके आ गए, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में ये सारे आउटकम्स पॉसिबल हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, इफ द सेकंड ड्रॉ रिजल्ट इन अ हेड, अ डाइस इज रोल्ड, राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये क्वेश्चन काफी सिमिलर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दें, बिल्कुल दें, एकदम बेझिझक, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, एक असाइनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते भाई, अ बैग कंटेन्स 4 आइडेंटिकल रेड बॉल्स, 4 आइडेंटिकल रेड बॉल्स है and 3 identical black balls. The experiment consists of drawing 1 ball, then putting it into the bag and again drawing a ball. ठीक है, एक बॉल निकालते हैं, उसको अंदर रख देते हैं, फिर से एक बॉल निकालते हैं। What are the possible outcomes of the experiment? अभी पूरा क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए है। यहां पर सिर्फ पॉसिबल आउटकम्स पूछा ना, प्रोबेबिलिटी से हमें कोई मतलब नहीं कि किसका कितना नंबर है, किसका कितना नंबर नहीं है। एक बॉल को रख ले रहे हो बाहर और दूसरी बॉल को निकाल रहे हो ना, तब भी इसमें आंसर सेम ही आने चाहिए। आने चाहिए कि नहीं, एक बार बताना मुझे, क्योंकि यहां पर सिर्फ आउटकम्स देख रहे हो आप, यहां पर उनके आने की प्रोबेबिलिटी नहीं देख रहे हो कि कौन सा कितनी बार आ सकता है। यहां पर आउटकम्स मैं अगर आप बोलूंगा
तो सैंपल स्पेस जब आप बनाओगे तो सारे पॉसिबल आउटकम्स लिस्ट करोगे उसमें, तो पहला आउटकम क्या हो सकता है कि आपने जब पहली बॉल निकाली तो भाई वो ब्लैक हो गई और दूसरी रेड हो गई। ठीक है, पहली बॉल निकाली ब्लैक हो गई, दूसरी भी ब्लैक हो गई। दूसरी बॉल निकाली मतलब पहली बॉल, फिर से एक और बार पहली बॉल निकाली तो वो रेड हो गई, एक ब्लैक हो गई, या फिर दोनों रेड हो गई। इसके अलावा और कोई पॉसिबल आउटकम है क्या? मान लो एक बॉल निकाल लेते, उसको रिप्लेस नहीं करते, तो भी यही आउटकम आते कि नहीं आते? क्यों भाई, मान लो एक आपने रेड बॉल निकाल ली, पहले अंदर अभी भी 3 रेड और 3 ब्लैक है ना, अभी भी जब आप हाथ डालोगे तो कोई सी भी एक बॉल आ सकती है। तो आउटकम्स में तो आपको सिर्फ यही कंसिडर करना है कि भाई कौन कौन से पॉसिबल वेज हैं जो यहां पर हो सकते हैं, पॉसिबल हैं जो। तो यहां पर आपने बोला कि भाई अगर आप रिप्लेस नहीं भी करते तो भी यही आउटकम होते, और रिप्लेस कर रहे हो तो भी यही आउटकम है, क्योंकि यहां पर प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है कि भाई रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि रेड बॉल्स के नंबर ज्यादा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, हम जानते हैं। 3 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ब्लैक उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, ये भी हम जानते हैं। बट यहां पर सिर्फ और सिर्फ आउटकम से मतलब है, आपको प्रोबेबिलिटी से मतलब नहीं है, फेवरेबल आउटकम्स नहीं देखना है हमको यहां पर। तो टोटल आउटकम्स यही होंगे, चाहे आप बॉल को वापस डालो ना डालो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। क्लियर है बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी लोगों को ये कंफ्यूज कर देता है, और कंफ्यूज नहीं करता तो भी मैं अब ये बताऊंगा कि कौन सा वे था जो कंफ्यूज कर सकता था, इसलिए मैंने वो बताया वो आपको कि भाई यहां पर आप ये सोचोगे कि भाई रिप्लेस करने से कुछ चीज चेंज हो सकती है क्या? नहीं होगी। रेड ब्लैक, ब्लैक रेड, ब्लैक ब्लैक, रेड रेड, ये तो हमेशा ही ऑप्शंस रहेंगे। हां, अगर रेड बॉल निकालने पर वो खत्म हो जाती और अंदर सिर्फ ब्लैक बॉल्स ही बचती, तो फिर आपके यहां पर रिप्लेसमेंट से फर्क पड़ता कि रिप्लेस कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, उससे फर्क पड़ता। बट अभी तो यार एक ब्लैक बॉल भी निकाल लोगे तो भी 2 ब्लैक बॉल बची रहेंगी, एक रेड बॉल निकाल लोगे तो भी 3 रेड बॉल बची होंगी, तो अगला आउटकम रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। इसलिए यहां पर रिप्लेसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर करते हैं। अब क्या बोल रहा है, इन अ रैंडम सैंपलिंग 3 आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम अ लॉट। ठीक है, 3 आइटम्स को आपने सेलेक्ट किया है, ईच आइटम इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। तो यहां पर एक रैंडम सैंपलिंग करी आपने, उसके बाद 3 आइटम मतलब कितने, 3 आइटम को सेलेक्ट किया, और हर आइटम को आपने बोला या तो डिफेक्टिव हो सकता है या फिर नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो यार ये वैसे ही हो गया ना, जब आप एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हो, ठीक है, एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हो तो आपको पता होता है कि या तो हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है, 2 ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो यहां पर भी आपके पास 2 ही पॉसिबल आउटकम्स है, या तो डी आएगा या तो एन आएगा। तो यहां पर भी 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 आउटकम्स आपके होने चाहिए। क्यों होने चाहिए भैया 8 आउटकम्स आपके? तो आपको ये बात पता है क्या कि अगर आपके पास, जैसे वहां पे मैं बात करता हूं, कॉइन टॉस किए थे ना अपने पास 2 आउटकम्स थे एक कॉइन के, यहां पर आपके पास 2 आउटकम्स है, या तो डिफेक्टिव होगा या तो नॉन डिफेक्टिव होगा, और 3 बार टेस्ट करना, वहां पर 3 बार टॉस करना था आपको, तो 2 की पावर 3 आउटकम्स हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे वहां पर अपन सारे आउटकम्स बनाते थे ना, अपन क्या करते थे, पहले 4 बार एच 4 बार टी लेते थे, 2 बार एच 2 बार टी 2 बार एच 2 बार टी। याद है ये बात कि नहीं याद है? आपके पास टोटल 8 आउटकम्स होते थे। ठीक है, 8 का हाफ कितना होता था? 4, तो 4 टाइम्स डी लिखो, 4 टाइम्स एन लिखो। इसके बाद 4 का हाफ होता है 2, तो 2 बार डी 2 बार एन, 2 बार डी 2 बार एन, 1 बार डी 1 बार एन, 1 बार डी 1 बार एन। ये सारे आउटकम्स आपके बन गए। क्लियर है बात? डी 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 एन, डी एन डी, डी एन एन, एन डी डी, एन डी एन, एन एन एन, एन एन डी और एन एन एन। इन सबका जब सेट बना लोगे आप, तो ये आपकी सैंपल स्पेस तैयार है। तो क्लियर है ये बात? इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको? बड़ा ही इजी चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर करते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉक्स कंटेन्स 1 व्हाइट एंड 3 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स। एक व्हाइट बॉल और 3 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स हैं।
2 balls are drawn at random in succession without replacement। अब यहां पर बात काम की आ गई है, अब यहां पर रिप्लेसमेंट है या फिर नहीं है, इस बात पर हमारा जो सैंपल स्पेस है वो डिपेंड करेगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक व्हाइट बॉल है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही एक्सप्लेन करना चाह रहा था, वहां पर अपने पास बॉल्स की कमी नहीं थी, अलग अलग मतलब 4 ब्लैक और शायद 3 रेड बॉल थे, ऐसा कुछ था। तो ब्लैक बॉल निकल भी जाएगी तो भी 3 ब्लैक 3 रेड बची होंगी, तो अगले में फिर से ब्लैक भी मिल सकती है, फिर से रेड भी मिल सकती है। लेकिन यहां पर एक ही आपके पास व्हाइट बॉल है, और अगर पहले ड्रॉ में व्हाइट निकल गई, रिप्लेस नहीं कर रहे हो, तो दूसरे ड्रॉ में आपको व्हाइट मिलने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, व्हाइट आपको मिलेगा ही नहीं, व्हाइट मिलने के चांसेस ही नहीं है। तो यहां पर आपके पास क्या क्या बन सकता है सैंपल स्पेस में आउटकम, तो आप बोलेंगे एक व्हाइट है 3 ब्लैक है, एक बॉल निकाला व्हाइट निकल गई। अब एक व्हाइट निकली तो अगली बार आपको सिर्फ ब्लैक ही मिल सकती है और कोई से नहीं मिल सकती, तो यहां पर आपको ब्लैक मिलेगी। अब एक बार निकाला आपने और ब्लैक निकल गई, अगली बार व्हाइट भी मिल सकती है, अगली बार ब्लैक भी मिल सकती है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल आउटकम इसका नहीं है। क्लियर है बात? तीनों आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स हैं, इसलिए B1 B2 B3 लिखने की जरूरत भी नहीं है यहां पर आपको। और आपको पता है कि एक व्हाइट निकल गई, रिप्लेस नहीं किया, तो दूसरी बार आपको ब्लैक ही मिलेगा, व्हाइट मिलने के चांसेस साथ में नहीं है। और एक ब्लैक निकल गई तो अगली बार व्हाइट भी मिल सकती है, अगली बार ब्लैक भी मिल सकती है। तो टोटल कितने आउटकम्स होंगे इसके? 3 ही आउटकम्स होंगे। क्लियर है क्वेश्चन? तो अब सैंपल स्पेस वगैरह बनाने आए आपको, तो आपको दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, बन जाएगा वो तो बड़ी आसानी से। आगे चलते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी मैंने करवाया हुआ है आप लोगों को ये क्वेश्चन, और वहां पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उस वीडियो को भी आप जाकर देखना। यहां पर एक बार और हम इसको देख लेते हैं, यहां पर सारे जनरल क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो इसको भी मैंने रख लिया है। यहां पर अब इवेंट्स की बात होती है यार। इवेंट्स क्या होते हैं? तो इवेंट्स होते हैं सैंपल स्पेस का सबसेट, ठीक है। सैंपल स्पेस का एक सबसेट, कोई भी एक सबसेट ले लो तो वो इवेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया हुआ, एक सैंपल स्पेस है 1 2 3 4, इसका एक सबसेट ले लेता हूं मैं 2 4, तो ये एक इवेंट हो गया, ठीक है। तो हमें पता है सबसेट क्या होता है, हमें पता है सेट क्या होता है, हमें पता है सैंपल स्पेस क्या होता है, हमें पता है इवेंट क्या होता है। नहीं पता है तो क्या करना है ये भी पता है, मतलब सब कुछ तो पता ही है, बस दिक्कत देर किस बात की, करने की उसको। तो आप लोगों को अगर ये सब चीजें नहीं पता तो आप इससे पहले के सारे वीडियोस देख लीजिएगा। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर बोल रहा है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई अंटिल अ 2 अपीयर्स। तब तक हमें डाइस को रोल करना है जब तक कि 2 अपीयर नहीं कर जाता, जब तक 2 हमारे पास नहीं आ जाता तब तक हमको डाइस को रोल करते जाना है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका? तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस करस्पॉन्ड टू द इवेंट दैट द 2 अपीयर्स ऑन द kth रोल ऑफ द डाई। तो कितने एलिमेंट्स हमें यह बताएंगे कि 2 जो है वो kth रोल में अपीयर करेगा, ठीक है। इस इवेंट को बताते हैं। तो आप बोलते हो कि भाई जब तक 2 ना आए तब तक रोल करना है। हो सकता है पहली बार में ही आ जाए, हो सकता है पहली बार में ना आए और दूसरी बार में आ जाए, हो सकता है पहली बार में ना आए, दूसरी बार में ना आए, तीसरी बार में आए, हो सकता है पहली बार में ना आए, दूसरी बार में ना आए, तीसरी बार में ना आए, चौथी बार में आए, ठीक है। हमको ये पता है कि भाई हम बोलते हैं कि लेट जो 2 है वो kth रोल में अपीयर कर रहा है, kth रोल में अपीयर कर रहा है, ठीक है। तो उससे पहले तक, उसके पहले तक कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? तो आप बोलोगे as 2 appears in the kth roll, so before kth roll there are 5 possible outcomes that can appear। भाई तो kth रोल पे 2 आने के पहले आपके पास हर एक रोल में कितने ऑप्शंस हैं? तो 5 ऑप्शंस हैं। कौन कौन से? तो आप बोलोगे कौन कौन से?
दे आर 1 2 सॉरी 2 नहीं है 1 3 4 5 एंड 6। तो 5 पॉसिबल आउटकम्स है आपके पास हर रोल के पहले, मतलब केथ रोल के पहले 2 आने के पहले। तो आप बोलते हो कि पहली बार में 2 नहीं आया, तो पहली बार में आपके पास कितने नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल हैं? तो 5 पॉसिबल हैं। दूसरी बार में 2 नहीं आया तो दूसरी बार में 5 पॉसिबल हैं। तीसरी बार में 2 नहीं आया तो वहां पर भी 5 पॉसिबल हैं, कोई से भी आ सकते हैं अप टू केथ टाइम। ठीक है, केथ टाइम आपका 2 आ गया, केथ रोल में 2 आ गया, तो वहां पर कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं? तो भाई वहां पर तो आपको पता है कि 2 आ चुका है, यानी कि एक ही आउटकम है। कौन सा? 2। बात समझ में आ रही है ना? पहली बार में 5 में से कोई से भी आ सकते हैं, 1 3 4 5 6, लेकिन 2 नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि 2 हमारा केथ टाइम में आ रहा है, हमने ये बात माना है। दूसरी बार में 5 आ गया, तीसरी बार में 5 आउटकम्स आ सकते हैं। सारे पॉसिबल आउटकम्स यहां पर लिस्ट कर रहा हूं मैं। इसके बाद आपको बोला गया कि अब यहां पर आपने, अच्छा ये एंड का केस है ना, ये ध्यान रखना। यहां पर बोला गया कि केथ रोल पर ही आ रहा है, 2 अपीयर्स इन द केथ रोल, मतलब पहली बार में नहीं आ रहा है, ये पक्की बात है। दूसरी बार में भी नहीं आ रहा, तीसरी बार में भी नहीं आ रहा है, ये सब साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। पहली बार में नहीं आया, दूसरी बार में नहीं आया, तीसरी बार में नहीं आया, तो हर बार नहीं आने के जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो 5 है। यहां पर 5 एंड दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5, और केथ रोल में जाकर आपके पास एक ही आउटकम आया है, वो है 2। तो यहां पर नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 1। ये कौन सा है? ये कौन सा टाइम है? केथ टाइम आया ना। ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट उसमें, ये सेकंड में, ये थर्ड में, ये केथ रोल में। फर्स्ट रोल में 5 आउटकम, सेकंड रोल में 5 आउटकम, थर्ड रोल में 5 आउटकम, केथ रोल में 1 आउटकम। केथ से पहले वाले रोल में कितने आउटकम्स होंगे? तो आप बोलोगे यार वहां पर भी 5 आउटकम्स रहे होंगे, और लास्ट में आपके पास 1 आउटकम आ गया, क्योंकि आपका 2 आ गया केथ रोल में। तो आप बोलोगे यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 5 इंटू 5 इंटू 5 अप टू यहां पर ये कौन सा? ये केथ था, तो ये कितना होगा? k-1। तो 5 का मल्टीप्लीकेशन कितने टाइम्स? k-1 टाइम्स। 5 का मल्टीप्लीकेशन 2 बार करूंगा तो 5 की पावर 2 हो जाएगी। 5 का मल्टीप्लीकेशन 3 बार करूंगा तो 5 की पावर 3 हो जाएगी। यहां पर 5 का मल्टीप्लीकेशन अगर मैं k-1 टाइम्स कर रहा हूं तो 5 रेज टू द पावर k-1 आपका यहां पर आंसर आ जाएगा इनटू 1। तो यहां पर बोलोगे टोटल क्या पूछा था यहां पर? हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस करस्पॉन्ड्स टू द इवेंट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने आ जाएंगे? तो वो आ जाएगा 5 की पावर k-1, और लास्ट में इंटू 1 भी कर दो तो बात तो वही रहेगी। तो ये आया 5 टू द पावर k-1। कैसे आया? तो आपको बोला गया था कि भाई केथ रोल ऑफ द डाई में 2 अपीयर करता है, तो k से पहले वाले रोल में 2 अपीयर नहीं करेगा। 2 अपीयर उससे पहले नहीं करेगा, उससे पहले नहीं करेगा तो कोई से भी 5 आउटकम्स में से एक आएगा, 1 3 4 5 6 में से। उसके बाद भी कोई से 5 में से आएगा, फिर कोई से 5 में से आएगा, और केथ रोल पर जब आप पहुंचोगे तब जाकर 2 आएगा, तब जाकर 2 आएगा। इससे एक पहले मतलब k-1 तक तो आपके 5 आउटकम्स ही आ रहे होंगे, तो आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि साइमल्टेनियस है भाई ये। मतलब कि ये बोल रहा है कि केथ रोल में जाकर ही 2 आ रहा है, केथ रोल में जाकर ही 2 आ रहा है। तो यहां पर आ गया आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 अब टू k-1 टाइम्स, यानी 5 की पावर k-1। यह आ गया किसका? कि जब केथ रोल पर जाकर आपका जो आउटकम है वो कितना आ जाए? 2 आ जाए। अब सेकंड पर आते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले तो देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस करस्पॉन्ड्स टू द इवेंट दैट 2 अपीयर्स नॉट लेटर देन द केथ रोल। अब क्वेश्चन समझना, मजेदार क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब यहां पर ये बोल रहा है कि केथ रोल से ज्यादा, उससे आगे नहीं, केथ रोल के बाद नहीं आएगा 2, उसके पहले किसी भी रोल में आ सकता है, उसके पहले किसी भी रोल में आ सकता है। मतलब हो सकता है फर्स्ट रोल में 2 मिल जाए, हो सकता है फर्स्ट में ना मिले तो सेकंड में मिल जाए, हो सकता है सेकंड में ना मिले तो थर्ड में मिल जाए, फोर्थ में मिल जाए, फिफ्थ में मिल जाए, केथ रोल में मिल जाए 2 फाइनली जाके। लेकिन उसके बाद k+1 रोल में ना मिले, केथ रोल तक तो वो मिल ही जाए किसी भी एक रोल में, नॉट मोर देन केथ रोल बोला है।
पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि पहले क्वेश्चन में बोला था कि केथ रोल में ही मिलना चाहिए, मतलब पहले दूसरे तीसरे चौथे में नहीं मिलना चाहिए, जो भी केथ नंबर का रोल है उसी में मिलना चाहिए। तो आपको करना था कि पहले में भी ना आए, एंड दूसरे में भी ना आए, एंड तीसरे में भी ना आए, और सिर्फ केथ रोल में आए, और एंड का केस जहां पर होता है वहां मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए आपका इस बात का टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सॉरी वो क्या है 5 की पावर k माइनस 1 जब केथ रोल में 2 अपीयर कर रहा था। बट अब क्या है, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस करस्पॉन्ड्स टू द इवेंट दैट 2 अपीयर्स नॉट लेटर देन द केथ रोल ऑफ द डाई, मतलब केथ रोल से लेटर नहीं अपीयर कर सकता, वो उसके पहले वो कर सकता है अपीयर। तो आपने बोला हो सकता है पहले रोल में आ जाए, हो सकता है या फिर या तो पहले में ही आ जाए, या फिर या का जब भी केस है और का जब भी केस है तो क्या लगाते हो, आप लगाते हो प्लस का साइन। ठीक है, तो या तो फर्स्ट रोल में आ जाए या तो सेकंड रोल में आ जाए, प्लस डैश 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 केथ रोल में आ जाए। अब आपको पता है कि भाई हर एक रोल में आने के कितने नंबर ऑफ इवेंट्स है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स when 2 appears in the kth रोल, जब केथ रोल में 2 अपीयर करता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो इससे पहले ही हमने निकाला हुआ है, वो होता है 5 टू द पावर k माइनस 1। ठीक है, 5 की पावर k माइनस 1। जब केथ रोल में 2 आ रहा है तो यहां 5 की पावर k माइनस 1 है। फर्स्ट रोल में आएगा तो k की जगह 1 रख दोगे, सेकंड रोल में आएगा तो k की जगह 2 रख दोगे, थर्ड रोल में आएगा तो k की जगह 3 रख दोगे। बात समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे when 2 appears in first roll तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1 माइनस 1, k की जगह 1 रख दोगे। ठीक है, फर्स्ट रोल में है तो आप बोलोगे क्योंकि k इक्वल्स टू 1, पहले ही रोल में 2 आ गया। जब 2 अपीयर करेगा किसमें, सेकेंड रोल में, 5 की पावर 2 माइनस 1 क्योंकि k इक्वल्स टू 2 है, एंड सो ऑन। ऐसे आगे चलता जाएगा। तो ये जो सीरीज हमारी बन रही है केथ रोल तक, वो कितनी हो जाएगी, तो फर्स्ट रोल में आ रहा है तो ये हो जाएगी भाई आपकी 5 की पावर 1 माइनस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 5 की पावर 3 माइनस 1 प्लस डैश 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 अप टू 5 की पावर k माइनस 1। यहां पर देखो 5 की पावर 1 माइनस 1 मतलब कि कितना हो गया, ये 5 की पावर 0 जिसकी वैल्यू होती है 1 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3 प्लस डैश 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 5 की पावर k माइनस 1। अब यहां से ध्यान से देखोगे, यहां पर आप तो एक जीपी बन रही है, जीपी बन रही है ना, हर एक टर्म के बीच में कितना कॉमन रेशियो कितना है भाई, 5 का है। सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट इज 5, थर्ड डिवाइड बाय सेकंड इज 5, तो कॉमन रेशियो जो है वो कितना है 5 का। तो आप बोलोगे इट इज अ जीपी विथ फर्स्ट टर्म कितना है ए कितना है 1 आपका, उसके बाद r कितना है 5, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो वो है k। अब आप बोलोगे कि लास्ट टर्म में तो सर 5 की पावर k माइनस 1 हो रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स k कैसे हो गए भाई, पहला वाला जो था वो 1 है ना, सेकंड वाले में 5 की पावर 1 है, थर्ड टर्म में 5 की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में 5 की पावर 3 है। मतलब जब नंबर ऑफ टर्म 4 हो रहे हैं तो 5 की पावर 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो रहे हैं तो 5 की पावर 2 है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स k हो रहे होंगे तभी तो 5 की पावर k माइनस 1 होगी। हर बार नंबर ऑफ टर्म से एक पावर कम है ना। या फिर आपको देखना, तो यहां से देखो 5 की पावर 1 से स्टार्ट होकर 5 की पावर k तक जा रहा है, सब में माइनस 1 कर रहे हो लेकिन 1 से स्टार्ट होकर k तक जा रहे हो, तो कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहां पर k। ठीक है, तो आप बोलोगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, तो ये होता है भाई Sn इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो यहां पर सारी वैल्यूज देख लो भाई, a कितना है तो a है 1, r है 5 और n है k।
तो यहां पर सम आ जाएगा आपका 1 इंटू 5 की पावर k माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, यानी कि 5 की पावर k माइनस 1 अपॉन 4। तो ये आ गए आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ k। कौन से टर्म में जाकर 2 आ रहा है, यही आपका होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? एक बार देखते हैं शुरुआत से कि क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने। भाई तो यहां पर बोला गया था कि एक डाई को तब तक रोल करना है जब तक कि उसमें 2 अपीयर ना हो जाए। अब 2 अपीयर ना हो जाए का मतलब यह होता है कि भाई अगर पहले केस में पहले डाई में 1 आया तो फिर से रोल करोगे, 3 आया फिर से रोल करोगे, 5 आया फिर से रोल करोगे, जब तक 2 ना आ जाए। ठीक है। अब हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस करस्पॉन्ड्स टू द इवेंट दैट 2 अपीयर्स ऑन द kth रोल ऑफ द डाई। तो यहां पर कितने एलिमेंट्स आएंगे सैंपल स्पेस में कि 2 जो है एलिमेंट्स आएंगे, मतलब यहां पे आउटकम्स पूछ रहे हैं ना वो आपको, कितने एलिमेंट्री इवेंट्स आएंगे ये पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, इसके किस बात के, जिसमें 2 जो है वो क्या आ रहा है, वो kth रोल में आ रहा है। मतलब पहले में नहीं आ रहा, दूसरे में भी नहीं आ रहा, तीसरे में भी नहीं आ रहा है सीधे जाके kth रोल में। तो पहले में नहीं आने के कितने आउटकम्स होंगे, तो 2 नहीं आ रहा, मतलब कि उसको छोड़कर बाकी डाइस में बचे 5 नंबर जो हैं उनमें से कोई सा भी एक आ सकता है। पहले में नहीं आया, एंड दूसरे में नहीं आया, एंड तीसरे में नहीं आया, और जाकर किस में आया, kth रोल में। तो 5 कितने टाइम्स आ रहा है यहां पर, k से 1 कम कर दो, k माइनस 1 टाइम्स, तो उतना मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 5 की पावर k माइनस 1। ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से ये बताता है कि भाई जो 2 है वो kth रोल पे आएगा। तो यहां पर इतने एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, अब आपको बोला गया कि भाई सेकंड क्वेश्चन में हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस करस्पॉन्ड्स टू द इवेंट दैट 2 अपीयर्स नॉट लेटर देन द kth रोल। kth रोल से लेटर अपीयर नहीं करेगा, उसके पहले वो अपीयर कर सकता है। ठीक है, तो आपने बोला नॉट लेटर देन, मतलब हो सकता है पहले रोल में आ जाए, या फिर हो सकता है दूसरे रोल में हो जाए, या फिर हो सकता है तीसरे रोल में हो जाए। भाई या फिर का जब केस आ रहा, मतलब और का केस आ रहा है, यानी आप ऐड करोगे इन सारी प्रोबेबिलिटी, इन सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो अब यहां पर आपने बोला फर्स्ट रोल में आ रहा है, तो हम जानते हैं kth रोल में 2 आने के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो 5 की पावर k माइनस 1। फर्स्ट रोल तो 5 की पावर k की जगह कितना रख दोगे, 1, तो 1 माइनस 1। सेकंड रोल तो 5 की पावर 2 माइनस 1। थर्ड रोल तो 5 की पावर 3 माइनस 1। तो ये सीरीज कैसी बन गई, ये सीरीज कुछ ऐसी बन गई। अब आप देख रहे हो कि ये जीपी है और लास्ट टर्म है 5 की पावर k माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म है a, यहां पर जो कॉमन रेशो आ रहा है वो r आ रहा है, और जो आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो k आ रहे हैं। आपको पता है कि जो जीपी है उसका जो सम होता है, उसका फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर की पावर r माइनस 1। यहां पर a की जगह 1, r की जगह 5 और n की जगह k पुट किया, आंसर आ गया। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको एक बार खुद से भी ट्राई करना आप लोग, अभी पॉज करके अभी कर लो, या फिर पूरी क्लास जब अपनी खत्म हो जाए उसके बाद एक बार फिर से ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आ जाओ। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स 2 चिल्ड्रन आर सेलेक्टेड एट रैंडम। 2 लड़कों और 3 लड़कियों के ग्रुप में से 2 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। डिस्क्राइब द इवेंट्स। अब यहां पर 3 अलग अलग इवेंट्स आपको बताने। इवेंट्स क्यों, क्योंकि सैंपल स्पेस के सबसेट होंगे वो, जो भी आपको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बनाओगे, उसके बाद इन इवेंट्स को उसमें से अपन छांट लेंगे। हम जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कि इवेंट्स में क्या क्या पूछ रहा है। आपसे बोला गया 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स हैं, 2 चिल्ड्रंस को सेलेक्ट किया है, 2 और 3। ठीक है, सबसे पहले तो बताओ भाई 5c2 वेज। 5c2 कितना होता है, तो आप बोलोगे 5c2 मतलब कि यार सर 10 होता था शायद, तो आप करके देख लो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 यानी कि 10 वेज। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन से 10 वेज हो जाएंगे यहां पर, तो आप बोलते हो b1 b2 b1 g1, शुरुआत में भी देखी ये चीज अपन ने, b2 g1, सॉरी b1 के साथ सारे तो निकालने पहले, उससे क्या होता है एक फ्लो बन जाता है। ठीक है, तो b1 g1 b1 g2 b1 g3 b2 g1 b2 g2 b2 g3
G1 G2 G1 G3 G2 G3 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल आपके पास यहां पर 10 वेज हो गए। ठीक है, अब सैंपल स्पेस बन गई। अब इवेंट्स देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। तो ए इवेंट क्या पूछ रहा है? फर्स्ट वाला, बोथ सेलेक्टेड चिल्ड्रंस आर गर्ल्स। तो दोनों ही गर्ल हो, ऐसा कोई सबसेट दिख रहा है क्या इसका? तो आपको दिख रहा है G1 G2 G1 G3 G2 G3, ये दोनों ही जो हैं वो गर्ल्स बन रही हैं। तो ये हो गया एक इसका इवेंट। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो गया आपका। सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड बोल रहा है द सेलेक्टेड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो जो सेलेक्टेड ग्रुप है उसमें एक बॉय और एक गर्ल आ रहा है, तो इसके कौन से इवेंट होंगे? 1 बॉय एंड 1 गर्ल के इवेंट देख लो भाई। बी वाला B1 G1 एक लड़का एक लड़की, B1 G2 इज ऑल्सो एक लड़का एक लड़की, B1 G3 इज ऑल्सो, B2 G1 B2 G2 B2 G3। ठीक है, तो यही ऑप्शंस हैं जहां पर क्या है, एक बॉय और एक गर्ल हो रहे हैं। बाकी सारी जगह तो या तो दोनों गर्ल्स हैं या फिर एक ऑप्शन ऐसा जिसमें दोनों बॉयज हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस इसके भी आ गए। अब सी क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 1 बॉय सेलेक्टेड, कम से कम एक बॉय सेलेक्ट होना है। एक बॉय से ज्यादा बॉयज भी सेलेक्ट हो सकते हैं। तो यहां पर आप देखोगे जिसमें दोनों गर्ल सेलेक्ट हो रही है उनको छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं उसको आप लिख दोगे। मतलब B1 B2 B1 G1 B1 G2 B1 G3 B2 G1 B2 G2 B2 G3। तो इसमें क्या है, कम से कम एक बॉय तो सेलेक्ट हो रहा है दो लोगों की टीम में। एक गर्ल हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बॉय हो रहे हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन एक बॉय तो कम से कम होना चाहिए। तो ये आपके पास सारे इवेंट्स आ गए। अब पूछा विच पेयर्स ऑफ इवेंट आर, इज और आर, एक है तो भाई इज पढ़ लो, दो है तो आर पढ़ लो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं आपको पता है? वो दो इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन जो होता है वो 5 होता है। मतलब वो इवेंट जिनमें कोई भी कॉमन टर्म नहीं आ रहा होता है। तो यहां पर देखते हैं भाई कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? तो बी और सी में तो भाई बहुत सारे कॉमन आ रहे हैं, B1 G1 B1 G2 B1 G3 सब आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ए और बी में देखो, ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो आप बोलोगे A intersection B is equals to phi, therefore A and B are mutually exclusive। उसके बाद A और C को देखोगे तो भी इनका इंटरसेक्शन कैसा आ रहा है, phi, तो A एंड C भी क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। A एंड C भी क्या हो जाएंगे, A एंड C ना, वो भी क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ए और बी और ए और सी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अपने बन रहे हैं, क्योंकि उन दोनों सेट का जब मैं इंटरसेक्शन लेने जा रहा हूं तो वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं। क्लियर है ये बात? क्लियर करते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स एंड ऑल्सो द टोटल इवेंट्स एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब आप बोलोगे सर इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आप यहां पर हमसे पूछ रहे हो अ कॉइन इज टॉस्ड का क्वेश्चन, मतलब ये तो ज्यादा हो गया ना, मतलब ज्यादा इजी हो गया। एक कॉइन टॉस कर दिया उसका क्वेश्चन तो हम बहुत इजीली कर देंगे। तो दे दो आंसर, दो ना आंसर दो, पढ़ के दो, बनेगा आपसे, बिल्कुल बोल रहा हूं मैं। बट इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का सिर्फ एक ही मतलब था कि इतनी सारी जो डेफिनेशंस हम पढ़ते हैं क्या वो सच में आपको क्लियर हैं या फिर नहीं है। यहां पर दो चीजें आपको डिफाइन करनी है, मतलब दो चीजें आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, दो चीजें आपको यहां पर बतानी है। क्या बताना है, एक कॉइन आपने टॉस किया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। सबसे पहले तो ये पूछ रहा है एलिमेंट्री इवेंट्स बताओ, एंड उसके बाद पूछ रहा है कि इवेंट्स एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट बताओ। तो क्या एलिमेंट्री इवेंट्स और इवेंट्स एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट सेम नहीं होते? तो सबसे पहले तो इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं अपन। ठीक है, अब इसका सैंपल स्पेस S होगा H, T। हाँ यार ये तो बहुत ईजी है, एक कॉइन टॉस किया, ये तो हेड आएगा तो टेल आएगा। यहां पर एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स
नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। तो यहां पर इसके अंदर देखना, एस के अंदर जितने भी अपने एलिमेंट्स होते हैं वही कहलाते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, तो यहां पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हो जाएंगे? 2। तो इवेंट क्या होंगे यार इसके? तो मैंने आपको बताया इवेंट जो होते हैं वो इसके सबसेट होते हैं। किसके सबसेट होते हैं? अपने सैंपल स्पेस की। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये भी बोला था कि पावर सेट बना लोगे अगर सैंपल स्पेस का, तो आपको सारे इवेंट्स उसके मिल जाएंगे। ठीक है, सैंपल स्पेस का अगर पावर सेट बना लोगे तो सारे इवेंट्स उसके मिल जाएंगे आपको। तो यहां पर आप बोलते हो कि भाई, और इसीलिए जो आउटकम्स अपन निकालते हैं ना टोटल, तो वो कैसे निकालते हैं? पावर्स बढ़ाते जाते हैं उसकी। बताऊंगा मैं आगे इसको, या फिर आपको बता चुका है, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है और आपसे भी बोला था कि थोड़ा सा इस पर रिसर्च करके आना। आपने आंसर दिया नहीं, तो आंसर दे जरूर दीजिएगा। तो यहां पर मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। अगर पावर सेट आपको क्लियर है ना, तो फिर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। वहां पर अपने नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ पावर, मतलब नंबर ऑफ टोटल सबसेट ऑफ अ सेट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट, ये देखा हुआ है। तो वहां पर जाओगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक, अब मैंने यहां पर बोला कि इसके कितने नंबर ऑफ इवेंट्स बन सकते हैं, तो आप बोलते हो इसके सारे सबसेट्स जो हैं वो निकालो। तो एक सबसेट हो जाएगा इसका H, दूसरा सबसेट हो जाएगा T, तीसरा सबसेट हो जाएगा HT, और चौथा सबसेट हो जाएगा फाई। फाई को करली ब्रेसेस के अंदर मत बनाना, वरना वो एक एम्प्टी सेट नहीं रह जाएगा, वो एक ऐसा सेट हो जाएगा जिसके अंदर फाई एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो फाई जो है वो अपना एम्प्टी सेट, आपको मालूम है एम्प्टी सेट जो होता है वो सारे ही सेट्स का सबसेट होता है। ठीक है, और एक सेट जो होता है वो खुद का सबसेट भी होता है, तो HT भी इसका सबसेट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आ रहे हैं इसके? तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, तो इसके बनने वाले सारे सबसेट्स तो वो 4 हैं। तो भाई ये डिफरेंस है एलिमेंट्री इवेंट्स और इवेंट्स में। इवेंट्स मतलब कि किसी एक सेट के बनने वाले सारे सबसेट्स। ठीक है, तो उसमें हमेशा पूरा का पूरा ये सेट और एक एम्प्टी सेट भी इंक्लूड हो जाता है। और एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब होता है उस सेट में आने वाले सारे एलिमेंट्स। ठीक है, अब एक थोड़ा सा होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए कि भाई यही चीज तो आउटकम भी बोलता हूं मैं। तो आउटकम और एलिमेंट्री इवेंट्स क्या किसके लिए यूज करोगे आप? तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप मुझे जरूर करके बताना। ठीक है, तो अभी आपको बात समझ में आई? तो यहां पर अब आपसे पूछा जाए अगर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स और नंबर ऑफ इवेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, तो आप बता पाओगे ना? तो यही बात है बस कि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। पहले भी अगर आप बता पाते, क्योंकि मैंने डिफाइन तो सब कुछ किया हुआ है, बट पहले आपसे बन पा रहा था कि नहीं बन पा रहा था, ये उस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने डेफिनेशन कितने अच्छे से समझी थी और कितने अच्छे से नहीं समझी थी। ठीक है, तो चलो क्लियर करते हैं हम इसको। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? तो भाई क्वेश्चन है आपके पास, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स: गेटिंग a number less than 7, getting a number greater than 7, getting a multiple of 3, getting a number less than 4, getting an even number greater than 4, getting a number not less than 4 ले लेता हूं मैं। चलो ठीक है, अब यहां पर आप बोलोगे कि ये सारी चीजें तो बड़ी ही इजी है, आसान है। मैं बोला हाँ आसान है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया ताकि अपन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ये सब सारी चीजें निकाल लें। और ये एफ बार, एफ नॉट, ठीक है, एफ बार या एफ डैश से अपन इसको डिनोट करते हैं, जो कि नॉट एफ होता है। ठीक है, मतलब एफ के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो अब यहां पर मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि ये भी बहुत आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस टाइप का एक क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आगे जब हम और क्वेश्चंस करें तो हम इन सारी जो अपने ये साइंस हैं, ये ऑपरेशंस हैं, इनसे फेमिलियर रहे। वैसे तो हमने एनसीईआरटी में किया हुआ है, लेकिन फिर भी आरडी की भी एक आध दो क्वेश्चन ऐसा हम देख लेते हैं। हालांकि है बहुत आसान ही, बट फिर भी देखते हैं। और आप लोग एक बार ट्राई करें खुद से, बन रहा है कि नहीं। मैं तो ऐसे आसान आसान बहुत बार बोल रहा हूं, लेकिन भाई क्या होता है कि अपन 11th अभी स्टार्ट किए हैं, तो इन सारे ऐसे क्वेश्चन भी टफ हो जाता है। ठीक है, तो एक बार मतलब 11th में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की है अभी, तो एक बार आप खुद से भी ट्राई करो पॉज करके और बताओ आंसर आ रहा है कि नहीं। चलो अब हम देखते हैं ए प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब ए इवेंट जो है गेटिंग ए नंबर लेस देन 7,
तो यार एक डाइस थ्रो करोगे ना तो सारे नंबर लेस देन 7 ही आएंगे, ज्यादा नंबर तो आ ही नहीं सकता ना, उससे ज्यादा कोई बड़ा होता ही नहीं है। तो ए में सारे आ गए भाई, ए जो है वही सैंपल स्पेस के इक्वल भी हो गया, ठीक है। सैंपल स्पेस भी एक डाई का सैंपल स्पेस की बात करूं मैं तो वो भी क्या होता है 1 से लेकर 6 तक। बी क्या है, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 आने की प्रोबेबिलिटी तो छोड़ो खैर, ग्रेटर देन 7 कोई इवेंट होगा क्या, तो नहीं होगा भाई 5। एक डाइस थ्रो कर रहे हो यार, ग्रेटर देन 7 कोई इवेंट हो ही नहीं सकता, तो यहां पर 5 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद सी की बात करते हैं, गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या कोई मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है यहां पर 1 से लेकर 6 तक, आप बोलोगे बिल्कुल आ रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 आ रहे हैं भाई, तो 3,6 हो गया मल्टीपल ऑफ 3। डी पर आते हैं, गेटिंग नंबर लेस देन 4, तो लेस देन 4 कौन कौन से हैं, 4 से छोटे वाले 1 2 3, ठीक है। अब आते हैं ई पर, ई क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, तो एक ऐसा नंबर जो कि इवन है और वो 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा है और इवन नंबर है, तो कौन सा, सिर्फ और सिर्फ एक ही है 6। और एफ क्या है, एफ मैंने बोल दिया है, गेटिंग नंबर नॉट लेस देन 4, नॉट लेस देन 4, तो 4 से छोटा वाला नंबर नहीं चाहिए, मतलब कि उसके बराबर भी चलेगा या फिर उससे बड़ा भी चलेगा, उसके बराबर भी चल सकता है, याद रखना, ठीक है। तो या तो उसके बराबर या तो उससे बड़ा, मतलब कि 4 5 6। नॉट लेस देन 4 का मतलब होता है कि 4 से छोटा नहीं चाहिए, 4 के बराबर तो हो सकता है इक्वल टू 4, एंड 4 से बड़ा हो सकता है। तो ये हो गए आपके सारे के सारे आपके इवेंट्स यहां पर डिस्क्राइब हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको ए यूनियन बी निकालना है। ए और बी का यूनियन बी तो फाई है, उसके साथ ए का मतलब किसी भी सेट का यूनियन निकालो तो वही सेट आ जाएगा, तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, जो पूरा सेट है अपना ए। इसके बाद आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, बी तो फाई है तो इसके साथ किसी का भी इंटरसेक्शन निकालोगे तो फाई ही आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया फाई। फिर आपने बोला बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी तो फाई है, क्या मजाक कर रहे हैं, इसके साथ किसी का भी इंटरसेक्शन निकालोगे फाई ही आएगा। ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई है 6 और एफ है 4 5 6, तो ई और एफ का इंटरसेक्शन सिर्फ 6 आएगा, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो। इसके बाद आपको निकाला डी इंटरसेक्शन एफ, डी है 1 2 3, एफ है 4 5 6, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो इनका इंटरसेक्शन भी 5 होगा। अब आपने बोला एफ बार मतलब कि ऐसे इवेंट जो एफ में ना आ रहे हों, मतलब सैंपल स्पेस माइनस एफ, ऐसे एलिमेंट्स जो एफ में ना आ रहे हो, सैंपल स्पेस में से आपको एफ के सारे एलिमेंट्स माइनस करने, सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 और एफ है आपका 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 में से 4 5 6 हटा दोगे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1 2 3। ये आपका नॉट एफ भी कहलाता है और एफ डैश से भी इसको हम डिनोट करते हैं। एफ बार जो है वो नॉट एफ भी होता है और एफ डैश भी होता है, 1 2 3 इसका आंसर आ गया। क्लियर है, तो ये सारी चीजें आपने बनाई, इसका आंसर भी आपने तुरंत निकाल लिया, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, बड़ा ही आसान चीजें हैं सारी। अब आता है डाइस थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को ट्वाइस आपने 2 बार फेंका, ईच टाइम द नंबर अपीयरिंग ऑन इट इज रिकॉर्डेड, हर बार जो नंबर उस पर अपीयर कर रहा है उसको रिकॉर्ड किया। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, अब फॉलोइंग इवेंट्स को हमको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। एक डाइस को 2 बार फेंका है, तो आप जानते हो 2 बार फेंकोगे तो कितने नंबर ऑफ इवेंट्स बनेंगे, तो भाई 1 से लेके मतलब टोटल 36 इवेंट बनते हैं, एक में 6 होते हैं, 6 आउटकम्स होते हैं, 2 में कितने हो जाएंगे 6 की पावर 2, तो 36 आउटकम्स हो जाएंगे। 36 आउटकम्स आपको पता है। अब बोल रहा है भाई ए जो है बोथ नंबर्स आर ऑड, आपको डाइस के 36 आउटकम्स पता है ना, क्या क्या होते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। और बताओ भाई घर में सब कैसे,
सब बढ़िया चल रहा है आप लोगों का, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स, इतने सारे आउटकम्स है, मैं लिखते लिखते भाई थोड़ा सा टाइम पास ही कर ले, बात ही कर लें, उतनी देर तो लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वैसे तो आप लोग लिख लोगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं इसको। ये सैंपल स्पेस बनाना ऐसे क्या हो जाती है ना, जरूरी हो जाता है, आपको बनाकर दिखाना पड़ता है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, स्कूल में भी, स्कूल के लिए भी, मतलब अपने बोर्ड्स के लिए भी, एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर आपको स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। तो वहां पर आप सैंपल स्पेस बना देना इसकी, आप लोग और जल्दी भी बना सकते हो। कैसे? तो भाई 11 से लेके 16 तक की काउंटिंग लिखो, 21 से 26 तक, 31 से 36 तक, ऐसे लिखते जाओ 66 तक। आप उसके बाद कॉमा और ब्रैकेट लगाते रहना तो भी बन जाएगा, ठीक है। और यहां पर 4 5 आ जाएगा और ये 4 6 आ जाएगा। इसके बाद सिमिलरली 5 1 5 2 5 3। अब ये क्या हो रहा है आपको पता है ना, एक डाइस में 5 आ रहा है, दूसरे डाइस में 1 आ रहा है, एक डाइस में 5, दूसरे डाइस में 2, ऐसे करके सारे कॉम्बिनेशन, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको बनाने पड़ते हैं। टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं तो आपको पता है, एक डाइस थ्रो करोगे तो 6 आउटकम्स, तो 2 डाइस थ्रो करोगे तो कितने आउटकम्स हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 6 × 6 यानी कि 36। ये बन गया आपका सैंपल स्पेस, सारे के सारे आउटकम्स जब दो डाइस आप थ्रो करते हो, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, पहला वाला ए जो है, बोथ नंबर्स आर ऑड, दोनों में आने वाले नंबर्स जो है वो कैसे हैं, ऑड हैं, ठीक है। अब भाई देखो, इवन वाली लाइन से तो ये चीज निकाल ही दो, 2 4 और 6 की जो रोज हैं इसमें दोनों नंबर ऑड नहीं हो सकते, तो दोनों नंबर ऑड कहां कहां होंगे, 1 1 1 3 1 5, 2 1 2 3 2 5 नहीं हो सकते क्योंकि एक इवन है, ठीक है। तो 3 1 3 3 3 5, 5 1 5 5 3 5 5, यही ऐसे नंबर्स हैं जहां पर दोनों नंबर कैसे आ रहे हैं, ऑड, ठीक है। तो आप लिखोगे 1 1 1 3 1 5, 3 1 3 3 3 5, 5 1 5 3, बिग बॉस सीजन 5 5 5 5 5 5, ठीक है। तो ये हो गया 5 5, कोई दिक्कत। अब बी वाला क्या है, बोथ नंबर्स आर इवन, दोनों ही नंबर इवन, तो वो ऑड वाले में नहीं आएंगे, सिर्फ इवन वाले में ही आ सकते हैं। कौन कौन से, 2 2 2 4 2 6, 4 2 4 4 4 6, 6 2 6 4 एंड 6 6। ये हो गए आपके बोथ नंबर्स आर इवन। सी क्या है, सम ऑफ द नंबर इज लेस देन 6, तो जो सम होना चाहिए नंबर्स का, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, वो लेस देन 6 होना चाहिए। तो आप बोलते हो भाई लेस देन 6, 1 से लेके 4 तक सब में लेस देन 6 है, 2 से लेके 2 3 तक सब में लेस देन 6 है, बाकी सब में इक्वल टू जा रहा है, 3 1 से लेके 3 2 तक लेस देन 6 है, 4 1 लेस देन 6 है, बस बाकी सब में तो भाई ग्रेटर देन 6 ही आ जाएंगे। तो आप बोलते हो 1 1 से लेके 1 4, देन 2 1 से लेके 2 3, देन 3 1 से लेके 3 2, देन 4 1, बस। तो ये हो गए आपके सारे नंबर्स का जो सम है, दोनों नंबर्स का जो सम है वो लेस देन 6 आने के सारे आउटकम्स। अब देखो क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब कि इन दोनों को मिलाकर लिख दो। यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 9 18 एलिमेंट्स आ जाएंगे टोटल, ठीक है। तो यहां पर बोथ नंबर्स आर ऑड और बोथ नंबर्स आर इवन, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा भाई 1 1 1 3 1 5 3 1 डैश डैश डैश। मैं अब 3 1 से लेके 5 5 तक को डैश 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 कर दे रहा हूं, आपको पूरे नंबर लिस्ट करने हैं, आप कर लेना। 2 2 2 4 लिख देता हूं ताकि पता चले कि दूसरी रो भी स्टार्ट हो गई है, और डैश 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 अप टू 6 6। तो इन सारे नंबर्स को आप लिस्ट कर दोगे, ये बन जाएगा आपका ए यूनियन बी। उसके बाद आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, और आपको साफ दिख रहा है कि वो क्या है, 5।
इन दोनों ही सेट्स में कोई भी नंबर, कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली नहीं आएगा। इसमें दोनों ऑड चाहिए, इसमें दोनों इवन चाहिए, दोनों सेम कभी हो ही नहीं सकते, ऐसा कोई नंबर नहीं जो ऑड भी हो और इवन भी हो। तो ये दोनों कैसे रहेगा, इनका इंटरसेक्शन 5 रहेगा, और ए और बी कैसे हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गए। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन सी निकालते, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी तो आप निकाल लोगे यार बहुत आसानी से, ए और सी का यूनियन निकालना है तो 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5। उसके बाद जो अलग आएंगे वो आएंगे 1 2 1 4 2 1, ठीक है, 2 2 2 3 3 1 तो है यहां पर, 3 2 और बस 4 1। तो उन सबको आप यूनियन करके लिख देना। ठीक है, अपन ए इंटरसेक्शन 5 में आते हैं, ए इंटरसेक्शन सी में आते हैं। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी आपका होमवर्क है, असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या है, छोटे सी चीज है, वो लिख लेना आप खुद ही। ए इंटरसेक्शन सी में जब आप आओगे तो ए इंटरसेक्शन सी में आप देखोगे कि कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो 1 1 आ रहा है कॉमन, लिख लो भाई 1 1। 1 3 आ रहा है कॉमन। अब यहां पर जहां पे इवन है वो तो नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि इवन वाले अपन को नहीं चाहिए ऊपर। 3 1 आ रहा है कॉमन, ठीक है, तो 3 1 लिख लो बस, और कुछ नहीं। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी 5 नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी 5 होगा क्या, तो बी इंटरसेक्शन सी भाई सारे इवन, 2 2 आ रहा है इसमें भी। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी भी क्या है, 5 नहीं होगा। तो सिर्फ दो ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, ए और बी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से हैं, ए एंड बी। बाकी सबका इंटरसेक्शन जो है वो 5 नहीं आ रहा है, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। क्लियर करते हैं अपन इसको, इजी क्वेश्चन था, इसको भी आगे बढ़ाते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ कार्ड इज पिक्ड अप फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, हमें पता है भाई, पत्ते तो खेलते ही होगे आप। उन 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड को पिक किया गया है। व्हाट इज द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, तो आप बोलोगे सैंपल स्पेस होगा अ सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। मतलब कि आपको सैंपल स्पेस में हर एक कार्ड को लिस्ट करके दिखाना पड़ेगा। आपको पता है भाई, स्पेड, क्लब, डायमंड्स, हार्ट सबके 13 13 होते हैं। तो 1 ऑफ स्पेड से लेके, मतलब एस ऑफ स्पेड से लेके किंग ऑफ स्पेड तक, एस ऑफ डायमंड से लेके किंग ऑफ डायमंड तक, एस ऑफ क्लब से लेके किंग ऑफ क्लब तक, एस ऑफ हार्ट से लेके किंग ऑफ हार्ट्स तक। किंग ऑफ हार्ट्स यानी कि मैं ठीक है, तो वहां तक आपको क्या करना है, सबको लिखना है, सारे के सारे को लिस्ट करना। अब ये तो लिस्ट करना पॉसिबल नहीं होगा 52 चीजों को, तो अब यहां पर आप सीधे क्या लिख दोगे, सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। यही क्या होता है, एस, सैंपल स्पेस। ठीक है, और दूसरा क्या चाहिए, व्हाट इज द इवेंट दैट, सेकंड है, और दूसरा क्या है, व्हाट इज द इवेंट दैट द चूजन कार्ड इज ब्लैक फेस्ड कार्ड। ब्लैक फेस्ड कार्ड, तो ब्लैक फेस्ड कार्ड कौन कौन से होते हैं, या तो स्पेड के जैक, क्वीन एंड किंग। फेस कार्ड्स मालूम है ना, फेस कार्ड्स कौन से होते हैं भैया, गुलाम बेगम बादशाह। ठीक है, यानी कि जैक और किंग और क्वीन। ठीक है, तो यहां पर आपके पास 3 फेस कार्ड्स होते हैं हर एक कलर के, मतलब हर एक कलर के नहीं, सॉरी, हर एक सूट के। ठीक है, और हर कलर के 6 फेस कार्ड्स होते हैं। स्पेड ब्लैक होता है तो इसके भी 3 फेस कार्ड हैं, और क्लब भी ब्लैक होता है, तो इसके भी 3 फेस कार्ड हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। अब आपके पास इवेंट आपको बनाना है कि भाई व्हाट इज द इवेंट दैट चूजन कार्ड इज अ ब्लैक फेस कार्ड, उसको मैं ई इवेंट बोलता हूं। ठीक है, अब यहां पर जैक हो सकता है, स्पेड का हो तो जे एस लिखता हूं, ठीक है, क्यू एस लिखता हूं, के एस लिखता हूं, या फिर जैक सी क्लब का हो सकता है, क्यू सी या फिर के सी। तो ये हो जाएगा आपका इसका सैंपल स्पेस। ठीक है, इसको आप, सॉरी, इवेंट, ये इवेंट को आप क्या बोल सकते हो भाई, इसको या तो ऐसे दिखा दोगे या फिर आप बोल दोगे जैक, क्वीन एंड किंग ऑफ स्पेड और क्लब। तो ये जो इवेंट बनाएंगे वही आपने ऊपर एक सेट के फॉर्म में शो किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जैक स्पेड का या फिर क्लब का,
क्वीन स्पेड की या फिर क्लब की, किंग स्पेड का या फिर क्लब का, ये सब क्या हो जाएंगे? ब्लैक फेस्ड कार्ड। क्लियर है? तो क्लियर करते हैं अपन इसको, आगे चलते हैं। ओके, तो अब भाई इस वीडियो में आपने सैंपल स्पेस और इवेंट से जितने भी खेल खेलने थे खेल लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आऊंगा मैं, तो उसमें आरडी के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद ऑपरेशंस ऑन सेट, मतलब ऑपरेशन ऑन प्रोबेबिलिटी, अपन लोग यहां पर यूनियन और इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चंस करेंगे, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस कैसे लगाएंगे वो क्वेश्चंस करेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। इसके असाइनमेंट आप मेरे को करके दिखाओगे, और सारे वीडियोस आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हुए चल रहे हो। अगर आपको वीडियोस में देखने में या ढूंढने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप magnetbrains.com पर जा सकते हो, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ही जगह आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, केजी से लेकर क्लास 12 तक, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी ओलंपियाड सबकी। आपको पता है आप क्लास 11 इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप उस पर जाना, जैसे ही जाओगे वहां पर क्लास 11 के सारे कोर्सेज आ जाएंगे। आप मैथ्स आरडी शर्मा पर जाकर वॉच नाउ पे क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर आपको दिख जाएंगे। आपको लगता है कि आपसे कोई वीडियो मिस हो गया था या रिवीजन करना था और दोबारा नहीं मिल पा रहा था, तो वहां पर टाइटल पढ़ना, डिस्क्रिप्शन पढ़ना और वहीं पर क्लिक कर देना। मैं प्रकट हो जाऊंगा और वहीं पर आपको पढ़ाने लग जाऊंगा, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल में मस्त पढ़ाई करना, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आपको लगता है कि आपको, आपके किसी फ्रेंड को या किसी फैमिली मेंबर को इस बात से फायदा मिल सकता है कि 6 से लेकर 12 तक हिंदी मीडियम में के सारे की सारे सब्जेक्ट शुद्ध हिंदी भाषा में आपको यूट्यूब पर 100% फ्री अवेलेबल है, तो जरूर आप अपने रिलेटिव से भी, खुद से भी, मतलब खुद भी कीजिए, और अपने फ्रेंड को भी जाकर बोलिए कि सब्सक्राइब करें इसको और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल, वो भी 100% फ्री और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है, दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती है, और सब कुछ 100% फ्री है। तो हमारे लिए क्या मैटर करता है? सिर्फ आपका एजुकेशन और आपका प्यार, तो इतना तो बनता है ना आपके साइड से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर प्रोबेबिलिटी के कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को हम करेंगे सॉल्व। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग, कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर।